नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। आज अपना जो टॉपिक होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स, अपने क्लास 11th की चल रही थी, उसी का आज हमने एक टॉपिक लिया है ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य। जो थर्मोडायनेमिक्स में आप ऐसे मान सकते हो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली, क्योंकि जैसा कि हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ होता है वो केवल इन्हीं तीन राशियों पर बेस्ड है। तो आज डिस्कस करेंगे हम इन तीनों राशियों पर। ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा तीनों एक दूसरे से रिलेटेड राशियां हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये तीनों राशियां किस प्रकार से यूज होती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम है ऊष्मा, कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले देखो इन शब्दों के बारे में डिस्कस करें तो ऊष्मा, हीट, देखो भाई हीट क्या होती है। ये शब्द आते हैं अपने माइंड में, एक चीज आती है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। सिंपल फॉर्म में देखें तो ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा का एक रूप होती है, एक तरीका है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रकाश होता है, तो हम प्रकाश के संदर्भ में अगर नॉर्मल वे में बात करें तो क्या कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। उसी तरीके से ऊष्मा भी क्या है, प्रकाश। जिस तरीके से प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, उसी तरीके से ऊर्जा का एक रूप है। तो सिंपल फॉर्म में ज्यादा डिटेल में आगे हम जाएंगे, लेकिन अगर मैं सिंपल फॉर्म में बात करूं तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। तो इसका मतलब इसके लिए जो मात्रक यूज करेंगे या लॉज लगेंगे, कहीं ना कहीं ऊर्जा से रिलेटेड ही लगने वाले। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो जैसे जूल है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो इसके लिए भी हम ऐसा ही मात्रक है वो जूल यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से आता है कार्य। अगर नॉर्मल जानकारी ले कार्य, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर बल लगता है और उसके कारण मिलता है आपको विस्थापन, तो बल और विस्थापन का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन होता है, वही क्या होता है, कार्य के तुल्य होता है। फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच में अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है। अब यहां पर भी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स जो सिस्टम है, निकाय है, उन पर कार्य की चर्चा करने वाले हैं। फिर आती है आंतरिक ऊर्जा। इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि आंतरिक यानी अंदर वाली ऊर्जा है भाई, छुपी हुई अंदर की ऊर्जा है। जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में हम मोस्टली गैस के बारे में देखते हैं, तो गैस के अंदर उसके अणुओं के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा कहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना ऊष्मा। देखो ऊष्मा क्या होती है। आपने जैसे मान लो एक चीज नोट की होगी कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास पानी है और इस पानी को आपको बहाना है, तो आप सीधा सा ये कहोगे कि सर जिस तरफ ऊंचाई होगी, ऊंचाई से नीचे की ओर कौन प्रवाहित होगा, पानी प्रवाहित होगा। सब जानते हो कि एक तरफ अगर ऊंचाई है और फिर ढलान है और एक तरफ नीचा है, तो अगर आप ऊंचाई पर पानी को छोड़ते हो तो वो अपने आप किस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे ढलान की ओर ट्रांसफर हो जाता है। क्या कभी नीचे से पानी अपने आप ऊपर चला जाएगा, क्या नहीं होता है। इसके लिए आपको पता है तो बाह्य कार्य करने की जरूरत होती है। सेम ऐसे आपने पढ़ा होगा जैसे विद्युत धारा आपने पढ़ी है। विद्युत धारा क्या होती है, हमेशा उच्च विभव से किस तरफ जाती है, निम्न विभव की ओर जाती है। अगर आपको विद्युत धारा आती है ना, तो हीट का कोई भी खास लॉजिक नहीं है। आपने देखा होगा विद्युत धारा के लिए जरूरी है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है। आप ये कहते हो कि यदि वायर के सिरों में विभवांतर नहीं है, विभव का अंतर नहीं है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। और विभवांतर है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। सेम ऐसे ही ऊर्जा जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा का एक रूप होती है, तो ये किस तरीके से प्रवाहित होती है, तो इसके लिए देखो क्या जरूरी है भाई। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि वह ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब उसमें क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए इसको क्या नाम दिया हुआ है कि वह ऊर्जा जो निकाय एवं उसके परिवेश, निकाय एवं उसके परिवेश के बीच तापांतर, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई इसके लिए।
अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे मान लो। ताप का अंतर होना जरूरी है किस किस के बीच में, निकाय एवं उसके परिवेश, या दो निकायों में भी हो सकता है। तापांतर होने के कारण स्थानांतरित होती है ऊष्मा कहलाती है। देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो निकाय और परिवेश क्या होता है, निकाय और ये परिवेश नाम की चीज क्या है, ये शब्द भी भाई अपने थर्मो में बहुत यूज होते हैं। मान लो मेरे पास ये एक निकाय है, निकाय का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर एक पदार्थ भर दो, यानी जैसे गैस भर दो और उसको चारों तरफ से बाउंड्री से फिक्स कर दो। तो जैसे मैंने इसके अंदर भर दी हुई गैस और इसको चारों तरफ से मैंने एक दीवार से पैक कर दिया है, तो ये तो अपना क्या हो गया, निकाय। क्या हो गया, निकाय। और इसके चारों ओर जो एरिया है या आसपास का संपर्कित जो क्षेत्र है, इसको क्या कहोगे आप, परिवेश। जैसे आपने देखा होगा कि हम जैसे गिलास है, उसके अंदर चाय डालते हैं और ऊपर ढक्कन भी लगा देते हैं कई बार। उसको आप खुले में रखो, थोड़ी देर बाद में चाय ठंडी हो जाती है अपने आप। तो यहां पर गिलास के अंदर आपने चाय डाल रखी है, तो वो किसका रूप काम करेगी, यहां पर गिलास निकाय का काम करेगी। अब वो गिलास है वो किसके रूप में, चारों तरफ अगर आपने रखा है तो बाहर की हवा के संपर्क में आ रही है, नहीं आ रही है, तो गिलास के अलावा जो बाहर वाला एरिया है उसको क्या बोलोगे आप, परिवेश, वातावरण कह सकते हो। अब यदि आपके गिलास में जो चाय है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर वाले वातावरण का, जो गिलास उस निकाय के संपर्क में आ रही है, उसका टेम्परेचर कम है, तो आपने देखा होगा कि चाय है वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो चाय है उसका ताप अधिक है, बाहर वाले परिवेश का जो ताप है वो क्या है, कम है। इसका मतलब दोनों के बीच में तापांतर है, और तापांतर के कारण एक ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, हीट, ऊष्मा कहते हो। और यह तब तक परिवर्तित होती रहती है या तब तक स्थानांतरित होती रहती है जब तक कि दोनों का ताप क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, जिसे आपने नाम दिया है तापीय साम्य या ऊष्मागतिकीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। तो ऊष्मा क्या होती है, निकाय और परिवेश में जब ताप का अंतर होता है, जैसे मान लो बाहर जो टेम्परेचर T1 है, अंदर वाला टेम्परेचर T2 है, तो अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है, यानी परिवेश का ताप ज्यादा है और अंदर वाले निकाय का ताप कम है, तो ऊष्मा प्रवाहित होगी परिवेश से निकाय की ओर। और यदि T2 इज ग्रेटर देन T1 है, यानी निकाय का ज्यादा है और बाहर का परिवेश का कम है, तो ऊष्मा किस तरह प्रवाहित होगी, निकाय से परिवेश की ओर प्रवाहित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि निकाय उसके परिवेश के बीच में तापांतर होना जरूरी है। ऊष्मा का प्रवाह करवाना है तो तापांतर होना जरूरी है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो ऊष्मा होती है यह उच्च ताप से किस तरफ प्रवाहित होगी, निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। यह आपको ध्यान में रखना है भाई। ऊष्मा, जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। अब आप ये कहोगे क्या निम्न से उच्च की ओर नहीं हो सकती क्या, हां, निम्न से उच्च की ओर भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करने की जरूरत होती है, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में पढ़ा है। अब देखो, उच्च ताप से ऊष्मा निम्न ताप की ओर जाएगी और कब तक जाती रहेगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल होने वाली कंडीशन को बोलते हैं तापीय साम्य अवस्था। क्या बोलोगे, तापीय साम्य अवस्था। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, उसका तापमान है T1 और दूसरा ब्लॉक है इसका है T2। अगर मेरे पास T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो ऊष्मा का प्रवाह किस तरफ होगा, ऊष्मा, हीट, H, T1 से T2 वाले निकाय की ओर होगा। अगर दूसरा सिस्टम है जिसमें मेरे पास मान लो इसका ताप है T1 और दूसरे वाले का है T2, अब की बार मान लो मेरे पास T2 इज ग्रेटर देन T1 है, यानी T2 वाले का ताप ज्यादा है और T1 वाले का कम है, तो अब की बार जो ऊष्मा है वो किस तरफ प्रवाहित होगी, T2 वाले से T1 वाले की ओर प्रवाहित होगी। तीसरी कंडीशन है, जैसे मान लो इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T1 इज इक्वल टू T2 है, यानी दोनों का ताप बराबर है, तो बताओ ऊष्मा का प्रवाह होगा क्या, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ऊष्मा का प्रवाह
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब की बार तापांतर नहीं है। उष्मा के प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? ताप का अंतर होना जरूरी है। इस अवस्था को क्या बोलते हो आप? तापीय साम्य। क्या बोलते हो? तापीय साम्य अवस्था। अब बात करते हैं, अब देखो मात्रक विमार वो मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, आप सारे जानते हो ऊर्जा है तो ऊर्जा के रूप में ही उष्मा का मात्रक यूज किया जाता है। एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस अर्ग होता है, कैलोरी भी यूज किया जाता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये सब आप जानते हो। अब देखो मेन पॉइंट उष्मा का वो है, उष्मा एक पथ निर्भर राशि है। देखो यानी कहने का मतलब यह हो गया कि उष्मा जब किसी भी उष्मागतिकीय निकायों में स्थानांतरित होती है तो उस स्थिति में उसमें जब किसी भी उष्मागतिकीय निकाय के अंदर भरे हुए पदार्थ यानी जैसे नॉर्मली गैस है, उसकी जैसे अवस्था परिवर्तन होती है तो अवस्था परिवर्तन किस रास्ते से हुई है, किस तरीके से हुई है, उस पर यह डिपेंड करेगी। यानी उष्मा एक पाथ डिपेंडेंट राशि है भाई, उष्मा एक पथ निर्भर राशि है। जैसे मान लो यहां पर एक इनिशियल पॉइंट ए है, एक इनिशियल पॉइंट बी है। मान लो इस तरीके से उष्मा प्रवाहित हुई है, इस तरीके से हुई है, और ये 3 रास्ते मैंने बना लिए। मान लो उष्मा का प्रवाह जैसे इधर आयतन ले रहा हूं मैं और इधर ले रहा हूं मैं दाब। आपने पढ़ा होगा सूचक आरेख होता है, लेकिन अभी इससे अपने को मतलब नहीं। अपने को मतलब ये कि मान लो ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है। ये प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है। एक तो उष्मा का प्रवाह इस रास्ते से हुआ, दूसरा ये है और तीसरा ये। तो बताओ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, लेकिन क्या तीनों के लिए अगर इसके लिए मैं हीट 1 मानूं, इसके लिए 2 मानूं, इसके लिए 3 मानूं, तो H1 इज नॉट इक्वल टू H2 इज नॉट इक्वल टू H3 होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? पाथ डिपेंडेंट राशि है। अब किसकी ज्यादा होगी किसकी कम, ये हम आगे बात करने वाले हैं। उष्मा को H से भी दर्शाते हैं और उष्मा को Q से भी दर्शाते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में हम ज्यादातर इसको Q से डिनोट करेंगे। तो यह होती है भाई आपके उष्मा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा। देखो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। आणविक गति एवं आणविक विन्यास के कारण निकाय के द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो आंतरिक ऊर्जा होती है। कोई भी उष्मागतिकीय के निकाय होता है, उसके अंदर जैसे मान लो गैस भरी हुई है, तो गैस का खुद का आणविक विन्यास होता है, यानी वो किस प्रकार से उसके मॉलिक्यूल्स, जैसे हम पढ़ते हैं कि गैस की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अणु थोड़े दूर दूर होते हैं लेकिन उनके बीच में अंतराण्विक बल मौजूद होते हैं, तो उनका विन्यास कैसा है, और अगर वो मोशन के लिए, गति के लिए स्वतंत्र है तो वो आणविक गति करेंगे, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो आणविक गति एवं आणविक विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। इसको हम यू से डिनोट करते हुए चलेंगे भाई। किससे डिनोट करेंगे? यू से। अब देखो यहां पर 2 शब्द है, एक तो आणविक गति और एक है आणविक विन्यास। आणविक गति के कारण जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं आंतरिक गतिज ऊर्जा, यू के से डिनोट कर देते हैं इसको। और आणविक विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, यूपी। जैसे सेम आप इसकी तुलना कर सकते हो काइनेमेटिक्स के अंदर जो आपने, या मैकेनिक्स के अंदर यांत्रिक ऊर्जा पढ़ी है आपने, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिक्स के अंदर आप यांत्रिक ऊर्जा पढ़ते हो। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। सेम ऐसे ही वहां पर गतिज ऊर्जा गति के कारण आती है, स्थितिज ऊर्जा स्थिति एवं विन्यास के कारण आती है। तो सेम वैसे ही यांत्रिक ऊर्जा की जगह यहां पर क्या है? आंतरिक ऊर्जा। अब 2 स्थिति है, गति के कारण तो गतिज ऊर्जा, विन्यास के कारण स्थितिज, और आणविक यानी अंदर वाली बात हो रही है तो आंतरिक हो जाएगी। तो कुल आंतरिक ऊर्जा अगर मैं बात करूं तो टोटल आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? यू बराबर यूके प्लस यूपी। यूके क्या है? आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा। और यूपी क्या है? आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। ये 2 प्रकार की आंतरिक ऊर्जाएं किसी भी उष्मागतिकीय निकाय में उपस्थित पदार्थ में होती है। तो U बराबर यूके प्लस यूपी।
नेक्स्ट बात करते हैं एक आदर्श गैस की, एक आइडियल गैस। आपको पता है अगर कोई आदर्श गैस है तो उसके अणुओं के मध्य कोई आणविक बल मौजूद नहीं होता है, यानी वो ये कह सकते हो कि उनका विन्यास स्टेबल नहीं होकर वो स्वतंत्र रूप से लगातार गति करने वाले होते हैं। तो यूपी बराबर यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 0। यानी एक आदर्श गैस के लिए गैस के अणुओं के मध्य आणविक बल मौजूद नहीं होता है, आणविक बल नहीं होता है, या अणुओं के बीच में आणविक बंध नहीं होता है। आणविक बंध नहीं बनते, इसके कारण इसके जो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 0। अब इसकी जो आपने केटीजी के अंदर पढ़ा होगा आणविक गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 3/2 म्यू आर टी। और आपने चीज पढ़ी होगी कि जब किसी भी गैस के अणुओं का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है 3/2 म्यू आर टी। म्यू क्या होता है, मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। और आर क्या होता है जानते ही हो, गैस नियतांक, गैस नियतांक। और टी क्या होता है, ताप। और म्यू के आप जानते ही हो। तो यानी आदर्श गैस की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, तो क्या होगी भाई उसके पास, गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 3/2 म्यू आर टी। इसका मतलब अगर मैं टोटल की बात करूं एक आदर्श गैस के लिए, एक आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है, म्यू बराबर यू बराबर, तो यू बराबर क्या होती है, यूके प्लस यूपी होता है। अब आदर्श गैस के लिए यूपी बराबर तो कितना है, 0। तो यू बराबर कितना आ जाएगा, यूके, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/2 म्यू आर टी। तो कुल आंतरिक ऊर्जा एक आदर्श गैस के लिए उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, जिसका मान कितना होता है, 3/2 म्यू आर टी। अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करूं मैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। तो अगर मैं इसको डेल यू लिखूं तो यह हो जाएगा 3/2 म्यू आर डेल टी, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रक्रम के पथ पर निर्भर नहीं होता है। यानी अभी हमने जैसे बात की थी, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। मान लो 3 रास्तों से अवस्था परिवर्तन हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब मुझे यह बताओ, इसकी आंतरिक ऊर्जा में U1 मान लेता हूं, दूसरे वाले की U2, इसकी U3। तो तीनों ही कंडीशन में U1 बराबर U2 बराबर U3 होने वाला है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति पर। किस पर डिपेंड करेगी, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। और जो राशियां प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करती है उनको बोलते हैं बिंदु फलन। क्या बोलते हैं, बिंदु फलन, या आप स्थिति फलन भी कह सकते हो, स्थिति फलन। ये वर्ड ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में एग्जीक्यूशन आ जाते हैं शब्दों के आधार पर जो कंफ्यूज कर देते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पथ पर निर्भर नहीं करती। जैसा कि हमने ऊष्मा में देखा कि ऊष्मा पाथ डिपेंडेंट होती है, पथ पर निर्भर करती है, वो अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर नहीं डिपेंड करती है। जबकि आंतरिक ऊर्जा है वो पथ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये किस पर करती है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर डिपेंड करती है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये एक बिंदु फलन राशि है या स्थिति फलन राशि है। अब बात करते हैं कार्य की। ऊष्मा हो गई, आंतरिक ऊर्जा हो गई, तीसरा अपना टॉपिक है वो है कार्य। देखो कार्य क्या होता है, सबसे पहले अगर नॉर्मली मैं बात करूं कि कार्य होती क्या चीज है, तो हम ये कहते हैं कि सर नॉर्मल वे में तो हम ये समझते हैं कि कहीं बल लगता है तो उसके कारण विस्थापन आता है और दोनों का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कार्य। चलो ठीक है भाई, ऐसे ही मिलता है कार्य, हमें भी ऐसे ही मिलता है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में। तो ऊष्मागतिकीय निकाय में कार्य कैसे होता है, देखो मान लो ये एक बेलनाकार पात्र है आपके पास और इसमें भर दी भाई मैंने गैस। क्या भर दी, गैस भर दी है भाई। चलो भरते हैं इसके अंदर गैस। ये एक बेलनाकार
निकाय है जिसमें हमने क्या भर दिए भाई, गैस भर दी है। ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है एक पिस्टन, इसके ऊपर यहां पे लगा देते हैं एक पिस्टन लगा दिया, ये लगा दिया हमने एक पिस्टन। ये एक पिस्टन लगा हुआ है। चलो अब देखो, गैस भरी हुई है। अब गैस के अणु आपको पता है क्या करते हैं भाई, गैस के अणुओं के पास अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा होती है और आंतरिक ऊर्जा के कारण वो गति करते रहते हैं। और गति करेंगे तो मुझे ये बताओ, ये जो अणु है इस पिस्टन से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे ऊपर की जगह। अगर मैं इस पिस्टन या इस बेलनाकार पात्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए लेता हूं, तो मुझे यह बताओ, ये जो अणु है वो ऊपर की ओर एक बल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। टक्कर करते करते ऊपर की ओर एक बल लगाएंगे, बल लगाएंगे तो इस पिस्टन में ऊपर की ओर एक बल लगेगा तो यह विस्थापित होगा या नहीं होगा भाई। पिस्टन हो जाएगा आपके विस्थापित। पहले प्रारंभ में यहां था, अब मान लो यहां पे आ गया भैया, और मान लेते हैं ये कितना विस्थापित हो गया, dx विस्थापित हो गया। कितना विस्थापित हो गया, dx विस्थापित हो गया। तो मुझे यह बताओ कि अगर गैस के अणुओं का दाब है P, कितना दाब है, P दाब है, तो P बराबर क्या होता है भाई, F/A होता है सर। बिल्कुल, आंतरिक ऊर्जा के कारण ये पिस्टन पर ऊपर की तरफ बल लगाएंगे तो एक्चुअल में आप ये कहोगे कि सर गैस के अणु क्या लगा रहे हैं, दाब भी तो लगा रहे हैं। तो P बराबर क्या होता है, F/A होता है, सब जानते हैं। यहां से अगर मैं F निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा रे, PA होता है। चलो ठीक है, ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी। निकालना क्या है, कार्य। मुझे यह बताओ, मान लेते हैं कि प्रारंभ में जैसे इस पर दाब लगा, या आप कह सकते हो कि ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर बल लगा, तो इसमें विस्थापन कितना आया, dx। तो मुझे यह बताओ, dx विस्थापन के लिए, विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य। तो आप सब कहोगे कि सर हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। चलो ठीक है भाई, बल भी ऊपर लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर हो रहा है, इसका मतलब डॉट वाला तो आप जानते ही हो, एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, तो पूरा लिख देता हूं मैं, एफ dx cos थीटा होगा। और थीटा यहां सेम डायरेक्शन में विस्थापन, जिस तरफ नीचे से ऊपर की ओर बल लग रहा है तो ऊपर की ओर विस्थापन हो रहा है, तो थीटा क्या हो गया, 0। इसका मतलब dw बराबर क्या आ गया भाई, एफ dx आ गया। चलो यहां तक भी ठीक है। अब हमारे पास देखो, dw यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया है, इसलिए इधर भी स्मॉल वर्क होगा। एफ की वैल्यू आपके पास है PA/dx हो जाएगा। अब मुझे यह बताओ कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और dx क्या हो गया, विस्थापन। तो मुझे यह बताओ, A dx मिलकर क्या बना लेंगे रे, dw बराबर आप कहोगे सर PdV बना लेंगे। और dV क्या है, आयतन में परिवर्तन। क्या है भाई, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। अब की सर ये कहां से आया, मुझे ये बताओ, आयतन क्या होता है रे, मीटर क्यूब, एरिया मीटर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बन के क्या बना लेगा, मीटर क्यूब। इसका मतलब आप ADX की जगह क्या यूज कर सकते हो, आयतन में चेंज यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके पास पिस्टन को dx विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो कितना आ गया, PdV। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर मुझे मान लो इस पिस्टन को प्रारंभिक आयतन V1 से V2 तक विस्थापित करना है, यानी मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसका आयतन क्या था, V1 था, और जैसे जैसे बल लगा तो विस्थापित होता गया और अंतिम स्थिति में उसका आयतन कितना हो गया, V2। तो कुल कार्य अगर मुझे निकालना है तो कुल कार्य के लिए आप जानते हो क्या करते हो, इंटीग्रेशन करोगे भाई। W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक।
तो ये हो जाएगा आपके P dV का इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक। तो ये आ जाएगा तुम्हारे P, तो कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर, dV का क्या हो जाएगा V1 से V2 तक, तो आ जाएगा P V2 माइनस V1। ये फॉर्मूला आ गया भाई आपके पास किसका, किए गए कार्य का। यानी किसी पिस्टन में गैस भरी हुई हो बेलनाकार पात्र में, तो पिस्टन पर लगने वाले बल के कारण उसमें विस्थापन होगा। मान लो प्रारंभिक आयतन V1 है और अंतिम आयतन कितना हो गया V2, तो कुल किया गया कार्य dx विस्थापन में किया गया कार्य तो dw बराबर pdv होता है। कुल किया गया कार्य है तो कहां से कहां तक हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो तो यह आ जाएगा p v2 माइनस v1 आ गया। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं और कैसे लिख सकता हूं, मुझे यह बताओ कि आपके पास W बराबर आ गया है P V2 माइनस V1, यह किया गया कुल कार्य आ गया। अब इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर आपके पास दाब P है और आयतन में परिवर्तन V है, तो बताओ किया गया कार्य में भी परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। भाई अगर आपके पास जैसे पहले प्रारंभ में V1 आयतन था तो मान लो किया गया कार्य कितना था W1, अब आयतन V2 हो गया है तो किया गया कार्य कितना हो गया W2। तो इसका मतलब W2 माइनस W1 बराबर क्या हो जाएगा P V2 माइनस V1। ये कहीं न्यूमेरिकल में काम में आ जाए तो W बराबर क्या आ जाएगा, इसको भी क्या लिख सकते हो आप, डेल V के रूप में लिख सकते हो। क्या मैं इसी को और तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, क्या डेल W बराबर P V फाइनल माइनस V इनिशियल है भैया। अरे यही तो है, 1 2 ने लेके आप फाइनल माइनस इनिशियल ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ले सकते हो। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, यानी अगर आपके पास डेल W बराबर P डेल V बराबर P V फाइनल माइनस V इनिशियल है, तो यहां पर दो केस बनते हैं। देखो केस फर्स्ट, अगर V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल है, यानी अंतिम जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन से ज्यादा है, तो बताओ रे होगा क्या, तो सर होगा क्या, प्रसार होगा भाई। यहां पे क्या होगा, प्रसार। अरे तभी तो आयतन बढ़ेगा। प्रारंभ में मान लो गुब्बारा है वो इतना सा है और फिर इतना हो गया, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, आयतन बढ़ा है। आयतन बढ़ा है तो इसका मतलब इसको आप क्या कहते हो, प्रसार हुआ है। क्या हुआ है, प्रसार। मुझे यह बताओ अगर V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल है तो डेल W क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब अगर कहीं पे भी प्रसार होता है, गैसों के अणुओं में या गैस के आयतन में प्रसार होता है, आयतन बढ़ता है, तो वहां पर किया गया कार्य हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, अगर V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल है, इसका मतलब बाद वाला आयतन कम है, जैसे बाद वाला इतना सा है और पहले इतना था, इसका मतलब क्या हुआ है, संपीड़न। इसको क्या बोलोगे आप, संपीड़न हो रहा है। तो इसका मतलब संपीड़न, और संपीड़न की स्थिति में अगर यहां पर V इनिशियल बड़ा है और V फाइनल छोटा है, तो मेरे हिसाब से डेल W क्या आएगा रे, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर संपीड़न होता है कहीं पे भी तो किया गया कार्य सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पीवी आरेख या सूचक आरेख। देखो सूचक आरेख किसे कहते हैं, जब एक नियत ताप पर P और V के बीच में ग्राफ बनाया जाए, दाब और आयतन के बीच में ग्राफ बनाया जाए, तो उसे बोलते हैं पीवी आरेख या सूचक आरेख। देखो जैसे मान लो इधर आपने ले लिया P और इधर आपने ले लिया V। मान लो कोई ग्राफ है, जैसे मान लो पहला ग्राफ मैं ले रहा हूं, जैसे ऐसे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यह आयतन इसका हो जाएगा मान लो V1 और फिर आयतन में परिवर्तन कितना आ गया है, V2। तो मुझे यह बताओ, आपने पढ़ा है W बराबर क्या होता है, PdV, जहां पर इंटीग्रेशन होता है V1 से लेकर V2 तक। यह ग्राफ क्या कह रहा है भाई आपको, कि दाब तो नियत है। क्या नियत है, दाब नियत है और आयतन परिवर्तित हो रहा है। मुझे एक चीज बताओ,
आपने इंटीग्रेशन वाला पढ़ा होगा कि जब किन्हीं दो राशियों का इंटीग्रेशन होता है, एक का इंटीग्रेशन दूसरे के सापेक्ष, तो आपको जो नई राशि मिलती है उसके लिए आपने इसका मैथमेटिकल अगर ग्राफिकल एनालिसिस किया है तो उसमें आपने एक चीज सीख की होगी कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उस राशि या उनके बीच में जो ग्राफ बनता है उसका एरिया हमेशा किसके बराबर होता है, उस इंटीग्रेट राशि जिसको आपने इंटीग्रेशन से सोल्व किया है या फाइंड आउट किया है। इसका मतलब यहां पर देखो P का dV के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, यानी PdV का इंटीग्रेशन करें तो आपको क्या मिलता है, वर्क। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर P और आयतन के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, क्षेत्रफल निकालूंगा, तो भी किसके बराबर आएगा रे, ये हमेशा वर्क के बराबर होगा। ग्राफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बहुत सारे ऐसे ग्राफ बनेंगे, जैसे देखो इधर मैं ले रहा हूं V, इधर ले रहा हूं मैं P, PV ग्राफ, PV आरेख बना रहे हैं। मान लो कोई ग्राफ आ गया, ये बताओ भाई किया गया कार्य कितना होगा, तो देखो सीधा सा पता चल रहा होगा कि सर किया गया कार्य क्या होगा, 0, क्योंकि यहां पर आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आयतन में परिवर्तन, डेल V बराबर क्या है, 0। डेल V 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे बहुत से पीवी आरेख है, जैसे मान लो अगर आपके पास ग्राफ आ गया, ये V ले रहे हैं इधर, इधर ले रहे हैं P, ग्राफ आ गया ऐसा, तो मुझे यह बताओ कि इसका अगर आपको इस ग्राफ के द्वारा किया गया कार्य निकालना है तो आप ये कहोगे कि सर यहां से तो V1 होगा और अंतिम आयतन है वो V2, और इसका अगर एरिया निकाल लिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयतन। तो आप इसको दो भाग, वर्क आ जाएगा, दो भागों में तोड़ सकते हो। ऊपर वाला क्या बन गया, त्रिभुज, और नीचे वाला क्या बन गया, आयत मान सकते हो। इसका क्षेत्रफल कि यहां पर मान लो दाब कितना है, P1, और अंतिम स्थिति में दाब कितना हो गया, P2। तो देखो ये बीच वाले डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, V2 माइनस V1 आ जाएगी। इसी तरीके से ये जो बीच वाली डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, P2 माइनस P1। तो क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है, V2 माइनस V1, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, P2 माइनस P1। इसी तरीके से प्लस ऐड करोगे नीचे वाले आयत का, तो आयत का क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, और इंटू हो जाएगा तुम्हारे यहां से लेकर यहां तक कितना है, P1। तो इस तरीके से आप क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये पूरी जो आकृति है वो क्या बन गई है, समलंब चतुर्भुज। क्या बन गई है भाई, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र लगा के भी निकाल सकते हो। तो कहने की बात यह कि सूचक आरेख या पीवी आरेख से भी आप क्या निकाल सकते हो, किया गया कार्य। ग्राफ से भी निकाल सकते हो। कैसे, P और V के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा उसका जो भी क्षेत्रफल आएगा आयतन अक्ष के साथ, वो जो क्षेत्रफल है वो हमेशा किए गए कार्य के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं कि जो किया गया कार्य, अगर मैं यही बात करूं, मान लो एक ग्राफ एग्जांपल लेते हैं, एक स्पेशल केस। इधर V है, इधर P है। फर्स्ट और सेकेंड। पहली चीज, जो किया गया कार्य होता है ना, यह हमेशा पथ पर निर्भर करता है। डायरेक्ट मैं एक की पॉइंट लिख रहा हूं आपके पास, नोट पॉइंट मान लो इसको, ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, ये जो दो राशि हैं ऊष्मा और कार्य, ये पथ पर निर्भर करती है। भाई किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। और ये जो राशि है वो पथ पर निर्भर नहीं करती। पहला तो एक मेन पॉइंट ये ध्यान रख लो, पथ पर निर्भर नहीं करती है। ये मेन की पॉइंट है। अब देखो, अगर मेरे पास इस तरीके से एक कार्य हो रहा है, मतलब, तो मुझे यह बताओ कि इस ग्राफ को मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं या नहीं रे। आप कहोगे हां कर सकते हो सर। देखो,
अगर फर्स्ट वाले में मैं किए गए कार्य की बात करूं तो ये इस तरीके से हो रहा है, दूसरे वाले में अगर मैं किए गए कार्य की बात करूं तो ये इस तरीके से हो रहा है। अब आपको पता है किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है या नहीं होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि V1 ये V2 है, एक तो एरिया ये आएगा और इसमें भी ये V1 ही है और ये V2, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम। इसका एरिया मैं A1 मानता हूं और इसका एरिया A2, तो मुझे ये बताओ A1 और A2 में किसका एरिया ज्यादा है, तो आप ये कहोगे सर सेकंड वाले का एरिया ज्यादा है। और एरिया ज्यादा तो पहले वाले पथ पर किया गया कार्य तो कम होगा और दूसरे वाले पथ पर किया गया कार्य ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है ग्राफ के आधार पर, क्योंकि वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, पथ पर निर्भर करता है। और पथ पर निर्भर करता है तो अगर आपको ग्राफिकल सिस्टम से सोचना है तो हम जानते हैं कि किया गया कार्य ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो जिसका क्षेत्रफल कम उसका वर्क डन भी कम और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा। तो यह एक स्पेशल केस आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से एक आता है कई जगह चक्रीय प्रक्रम। कौन सा यूज होता है भाई, चक्रीय प्रक्रम। ध्यान रहे चक्रीय प्रक्रम के लिए कि भी एक चीज ध्यान रखना कि अगर चक्रीय प्रक्रम जानते हो सारे के सारे क्या होता है भाई, मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है। चक्रीय प्रक्रम वो होता है जब कोई उष्मागतिकीय निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम। अगर चक्रीय प्रक्रम की जो दिशा है वो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसको बोलते हैं वामावर्त दिशा। क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा में तो किया गया कार्य हमेशा कैसा लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। और अगर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। तो किया गया जो कार्य है वो होगा भाई नेगेटिव। ये आपको कुछ साइंस ध्यान में रखना है। ये हुआ आपका उष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा। अब इससे रिलेटेड उष्मागतिकी के प्रथम नियम में आपने ये जो तीनों राशि हैं इसके बारे में पढ़ा होगा कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि दी गई जो उष्मा होती है वो निकाय द्वारा दो कामों में यूज होती है, एक तो किए गए कार्य के रूप में और एक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए यूज होती है। तो वहां पर भी मैंने आपको इससे रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी तीनों के लिए अच्छे से बताइए उष्मागतिकी के प्रथम नियम में कि कब हीट पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और कब किया गया कार्य पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो सर्च करो उष्मागतिकी का प्रथम नियम बाय फिजिक्स राइडर, तो आपको वो मिलेगा। उसमें मैंने साइन कन्वेंशन सबके लिए बताई है कि प्रथम नियम में आप इन तीनों चीजों को किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो आज हमने जो चीजें पढ़ी है उसमें बेसिक जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है उनके बारे में पढ़ा है कि उष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ काम में आती है। और इन तीनों को साथ में लेके ही उष्मागतिकी का प्रथम नियम बनाया गया है। तो जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं अच्छे से समझना, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, आपका उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास करते हैं यही खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।